हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी कक्षा क्लास 9th एंड 10th एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद येट अनदर चैप्टर फॉर क्लास 9 एंड दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो चैप्टर को शुरुआत करने से मैं पहले आपको बता दूं कि मेरी बाकी वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो उनको देखना ना भूलें। उसी के साथ अगर हम इस चैप्टर की वीडियोज की बात करें तो आपको आराम से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, दैट इज वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमारा सिस्टम क्या इलेक्शंस का, और इलेक्शन सिस्टम जो है वो इंडिया में कैसे डेमोक्रेटिक है, ये सारे टॉपिक्स हमें आज इस चैप्टर में क्लियर करना है। तो चलिए हम लोग जो है अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं और चलते हैं हरियाणा घूमने, क्योंकि ये पूरा चैप्टर हरियाणा के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो हरियाणा में इलेक्शंस होने वाले थे, समय है 1987। उससे पहले थी कांग्रेस पार्टी, लोग उससे बिल्कुल खुश नहीं थे। कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है, चौधरी देवीलाल, जो कि न्याय युद्ध यानी कि एक आंदोलन निकालते हैं और लोग उससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। आसपास के लोग भी उनके इलेक्शंस में उनको ज्वाइन कर लेते हैं और वो अपने इलेक्शन कैंपेन में जो है बोलते हैं कि अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं क्या करने वाला हूं, जो भी लोगों ने लोन लिए हैं, जो भी फार्मर्स ने, स्मॉल बिजनेसमैन ने लोन लिए, मैं उनको माफ कर दूंगा। ये प्रॉमिस होता है देवीलाल का। धीरे धीरे वैसे भी लोग खुश नहीं थे बिल्कुल भी कांग्रेस गवर्नमेंट से उस समय पर, और वो देवीलाल के प्रॉमिस से बड़ा ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। जब इलेक्शन हुए तो बहुत सारे लोगों ने लोकदल, जो कि देवीलाल की पार्टी थी, उसको फेवर करते हैं और लोकदल और उसके पार्टनर आउट ऑफ टोटल 90 सीट 76 सीट्स को जीत जाता है, जिनमें से 60 सीट्स तो सीधा सीधा लोकदल को मिल गई थी। अब ये तो एक क्लियर मेजॉरिटी थी और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट मिली थी। तो जब इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे वो रिजाइन कर देता है और अब देवीलाल, जो कि एक और बाकी उनके जो लीडर्स थे एमएलए, उनको चूज कर लेते हैं ऑफ लोकसभा एज देयर लीडर। अब यहाँ पर जो है गवर्नर को इनवाइट करा जाता है देवीलाल को नए चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, और 3 दिन बाद उन लोगों को जो है यहाँ पर एक सेलिब्रेशन के तहत वो अपना चीफ मिनिस्टर को चूज कर लेते हैं। एज सोन एज चीफ मिनिस्टर देवीलाल बन जाते तो उन्होंने जो भी चीजें प्रॉमिस करी थी वो उसको पूरा कर देता है और गवर्नमेंट जितने भी लोगों के ऊपर लोन था उसको माफ कर देता है। पार्टी यहाँ पर 4 साल के लिए रूल करती है। जैसे ही नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होते हैं 1991 में, वो इलेक्शन को हार जाती है क्योंकि लोग अब उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मे बी अब उन्होंने जो प्रॉमिस करा होगा शायद अब वो लोगों की नीड्स नहीं हो। सो हमें इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जेड तक इस पूरे की पूरे कहानी में क्या क्या चीजें हुई, उसके बाद हमारा चैप्टर हमको सारी चीजें समझाना चाहता है। तो पहला टॉपिक है हमारा, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। सो इलेक्शंस रेगुलरली किसी भी डेमोक्रेसी में होते रहते हैं और हमारे देश में एवरी 5 ईयर इलेक्शन होता है। पूरे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बहुत सारे देश अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं और जहां पर भी डेमोक्रेसी होता है वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही रूल करता है। सो ये सारी चीजें समझते समझते हमें एक चीज जरूर समझ में आएगी कि हम लोगों के लिए इलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि मैम हम लोगों के पास जब चॉइस होती है तो हम लोग उन लोगों को चुनेंगे जो हमारे लिए अच्छे कानून बनाएंगे। हम लोग यहाँ पर वो सारी गवर्नमेंट को चूज करेंगे जो हमारे लिए अच्छे डिसीजंस लेके आ पाएंगे। हम उस पार्टी को चूज करेंगे जो अच्छे से सरकार को चला सकती है, अच्छे से लॉ मेकिंग कर सकती है। एंड दैट इज हाउ वी नीड इलेक्शंस। अगर हमारे पास चॉइस ही नहीं होगी तो कोई भी डिक्टेटर बन जाएगा, मे बी मोनार्की आ जाए, मे बी ऑटोक्रेसी आ जाए। सो वो कौन सा तरीका होता है जो भी इलेक्शन कैंपेन्स को बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाता है, उसको देखते हैं। वैसे तो इलेक्शन बहुत सारे तरीकों में हो सकते हैं और हर एक डेमोक्रेटिक देश में इलेक्शन होते हैं, बट नॉन डेमोक्रेटिक तरीके के जो इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में चाइना, उसमें तो नाम के इलेक्शंस होते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें समझते समझते हमें कुछ कंडीशंस देखनी होती है और क्वेश्चन यहाँ से आ ही सकता है। और वो यहाँ से जो फर्स्ट सिचुएशन है वो ये है कि हर किसी इंसान के पास चॉइस होनी चाहिए और उसके पास अपना वोटिंग अधिकार होना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक आवर इलेक्शन वेरी वेरी डेमोक्रेटिक। डजेंट मैटर आप कौन हो, आपके पास अधिकार है कि आपका वोट वंस ही गिना जाएगा। अगर हम दूसरे फीचर की बात करें जो कि हमारे इलेक्शन सिस्टम को डेमोक्रेटिक बनाता है, कि हमेशा हमारे पास चॉइस होती है और हम फ्रीली उस पूरे के पूरे वोटिंग सिस्टम में किसी को भी वोट दे सकते हैं। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ये नहीं कि हमेशा हमारे पास सेम इंसान की चॉइस है, एवरी 5th ईयर वी आर हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ पीपल या फिर सेम लोग ही आ रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फोर्थ ये है कि जिस कैंडिडेट को पार्टी प्रेफर करिए वही इलेक्शन में आए, ये नहीं कि उसने प्रेफर किसी और को करा और सीट किसी और को दे दी गई। उसी के साथ साथ जो हमारा 5th फैक्टर है वो इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, जहां पर लोग जो चाहते हैं वही हो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमारे इलेक्शन सिस्टम को डेमोक्रेटिक बनाते हैं।
वैसे तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एंड वन सच एग्जांपल इज़ अ पॉलिटिकल कंपटीशन। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इलेक्शन को कहा जाता है इलेक्शन इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, और ये कंपटीशन बहुत सारे अलग अलग वेरियस फॉर्म्स एंड शेप में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल की बात करें तो कंपटीशन कैंडिडेट्स के बीच में होता है, और यहाँ पर इलेक्शन बिल्कुल पॉइंटलेस बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे बार में हमको एकदम सेम ही लगती हैं चीज़ें। क्या हम लोगों के लिए पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा होता है? क्लियरली इसके बहुत सारे डिमेरिट्स होते हैं। एक तो वो सोसाइटी में फैक्शनिज्म क्रिएट करता है, यानी कि लोगों को फैक्शंस में डिवाइड करता है, क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, एक पर्टिकुलर धर्म के लिए वोट मांगा जाता है, जिससे सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। अपनी ज़्यादा पावर दिखाने के लिए बहुत बार मसल पावर, मनी पावर, ये सारी पावर्स दिखाई जाती हैं। उसी के साथ साथ पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा लोकेलिटी में लोगों को पता भी नहीं होता है कि क्या चल रहा है। एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं, डर्टी ट्रिक्स इलेक्शंस में जीतने के लिए करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी जो कि सेंसिबल नहीं होता है, और अच्छे लोग पावर में आते भी नहीं हैं, उनको लगता है कि पॉलिटिक्स बड़ी ख़राब चीज़ है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे, और उनको पता था कि बिना कॉम्पिटिशन के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सो ये एक ऐसा चैलेंज था जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी गई। अगर आइडियल वर्ल्ड में देखें तो पॉलिटिकल लीडर्स को पता होता है कि उनको क्या करना है। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल लीडर है जो सिर्फ पैसे के लिए पावर में आना चाहता है, बट उसको एनीवेज लोगों का भला करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, देवीलाल की तरह वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, राइट? तो इसीलिए बच्चों लोग, हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि डेफिनेटली पॉलिटिकल कंपटीशन से डीमेरिट भी हो सकता है, बट उसके अंदर बहुत सारे छुपे हुए मेरिट्स भी होते हैं। सो इसीलिए पॉलिटिकल लीडर्स जहाँ पर भी होते हैं बच्चों लोग, जैसे कि बाकी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो भी मोटिवेटेड होते हैं अपने पॉलिटिकल करियर को लेके। भले ही वो सिर्फ पावर में आना चाहते हैं, पोजिशन लेना चाहते हैं, बट फिर भी उनको यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा और अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी निभानी पड़ेगी। अगर नहीं करा तो अगले 5 साल बाद जनता भगा देगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें समझते हैं हम कहाँ बढ़ गए हैं। वन वे इज टू ट्राई एंड improve the knowledge of character and political leaders। अब हम इस पॉलिटिकल कंपटीशन से कैसे जो है इसको ठीक कर सकते हैं कि हमारे पास एजुकेटेड और बहुत ही नॉलेजेबल पॉलिटिकल लीडर्स ही आए, जिसके लिए हमें बहुत सारे रियलिस्टिक वे से अपने लोगों को जो है चूज करना पड़ेगा, और ये इलेक्टोरल कंपटीशन को और ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन से इंसेंटिव्स भी मिलते रहेंगे, पार्टी लीडर्स को यहाँ पर मोटिवेशन मिलती रहेगी, और वो कुछ ना कुछ यहाँ पर करते रहेंगे और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो 100 बात की एक बात ये है दैट वी हैव टू have good people in political system। उसी के साथ साथ बच्चों लोग, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पावर में आना चाहती है, अगर वो सिर्फ जनता के भरोसे जबरदस्ती आना चाहती है, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती जनता के लिए ही काम करना पड़ेगा। सो इसीलिए जैसे कि हम लोग मार्केट्स में जाते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, तो हम लोग जो है शॉपकीपर तो अपने प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होता है, बट हम लोग उसकी गुड सर्विस में इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा, हमें अच्छा डिस्काउंट देगा, तो ही हम उसके पास दोबारा आने वाला है। अदरवाइज हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी ना चाहते हुए भी हम लोगों को, यानी कि आम जनता को, वोटर्स को प्लीज करने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई करती है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, यानी कि इंडिया में कैसे इलेक्शंस होता है। तो अभी तक हमने हरियाणा के एग्जांपल से लेके व्हाई डू वी नीड इलेक्शन से लेके सारी चीजें कवर कर ली हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बच्चों लोग 2 तरीके के इलेक्शन होते हैं, वन इज लोकसभा इलेक्शन एंड अनदर वन इज द विधानसभा इलेक्शन। जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं वो पूरे देश के लिए होते हैं, फॉर द एंटायर कंट्री, और जो विधानसभा होते हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के लिए होता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में लोकसभा वाली ही सरकार हमेशा एप्लीकेबल होती है। हर 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, और जब 5 साल होने वाले होते हैं तो जो भी लीडर्स होते हैं वो एक तरीके से उनकी जो सर्विसेज होती है वो स्टॉप हो जाती है, और उसको डिसॉल्व समझा जाता है, यानी कि विधानसभा की असेंबलीज और लोकसभा असेंबली को डिसॉल्व। अब वो कोई भी मेजर डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। अब जब नेक्स्ट पार्टी चुन के आएगी, भले वही लोग आ जाए, बट इट विल बी स्टैंडिंग डिसॉल्व्ड। तो इलेक्शंस हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक समय पर होते हैं, इसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। समटाइम्स इलेक्शन बीच में भी हो जाता है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई रिजाइन कर देता है तो उसको बाय इलेक्शन कहता है। तो अब हमें जो अपना नेक्स्ट टॉपिक फोकस करना है वो है सिर्फ जनरल इलेक्शंस पर, हमें बाय इलेक्शंस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इलेक्शन का वो होता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जैसे कि अभी हमने हरियाणा के एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें 90 सीट्स थी, उसमें 76 जो है लोकदल को मिली थी। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ पर कितनी सीट्स होंगी? तो एक्चुअली में चलो ये डिसाइड होता है, द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन। हम कुछ एरिया डिसाइड कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम एक एरिया से एक इंडिविजुअल को, यानी कि डिफरेंट पार्टी एक इंडिविजुअल को खड़ा करें, लोग उसको वोट दें और वो जीत जाए, तो वो अपनी पार्टी में जो है सारी चीज़ें फिर उस हिसाब से अप्लाई करे। तो इस पूरे के पूरे चीज़ को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। वोटर्स उस एरिया के में जाएंगे और वहां पर वोट करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कहीं पर भी पूरे भारत में जा सकती हूँ, डेफिनेटली नॉट। जो जहां पर रह रहा है उसको वहीं का ही वोटिंग अधिकार होता है। ऐसे में अगर हम लोकसभा इलेक्शन
इलेक्शंस की बात करें तो कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. लोकसभा में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग आते हैं 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं. अगर वो विधानसभा से आएंगे तो उनको हम एमएलए कहते हैं, क्योंकि जो स्टेट से आते हैं वो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा. ठीक है, जो पूरे देश में यानी कि दिल्ली में बैठते हैं उनको हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो इस तरीके से सिमिलरली हम लोग ये चीज़ें एमएलए के पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं. अब यहाँ पर हर एक इंसान के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो आराम से सारे के सारी चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई कर सकता है. अगर हम इसको लोकल लेवल पर, गांव के लेवल पर और अर्बन एरियाज में देखें तो उसमें पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होता है. हर विलेज को वार्ड्स में डिवाइड करा जाता है, जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज. थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो अर्बन लोकल बॉडीज में भी हमको इलेक्शन देखने को मिलते हैं. ये इलेक्शंस को बहुत बार सीट भी कहा जाता है, और आपने सुना होगा न्यूज़ में कि इस पर्टिकुलर इंसान को यहाँ की सीट से उम्मीदवार ठहराया गया है, तो वो यही लोग होता है जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत सीट मिल जाती है, जैसे कि शायद देवीलाल को मिली थी, राइट. सो ऐसे ही बच्चों लोग, हम जब लोकदल की बात कर रहे थे तो हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि 60 सीट्स हरियाणा में लोकदल को मिली. सो इसी तरीके से हम लोगों को समझ में आ जाता है. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज. बच्चों लोग, जैसे कि हम लोगों को अभी पता चला दैट हमारी जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो कितनी होती है, 540 एंड 3 सीट्स होती है. उसमें से कुछ सीट्स हम लोगों को रिजर्व भी रखनी पड़ती है. वो क्यों? क्योंकि लोग डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और हर इंसान को अपने सोशल बैकग्राउंड से कंपटीशन, सर्टेन वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको चांस नहीं मिलता है, तो उनके लिए हमारे संविधान में रिजर्वेशन दिया जाता है, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो. क्योंकि हर एक इंसान के पास रिक्वायर्ड सोर्स जो है एजुकेशन की, रिसोर्सेज की इक्वल नहीं होती है, तो इसलिए कुछ लोगों को, बच्चे लोग जो डिप्राइव्ड, जिनकी आवाज़ दबी हुई होती है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है. और रिसेंटली एक नया बिल भी पास हुआ है जिसकी वजह से लोकसभा इलेक्शंस में विमेन को भी रिजर्वेशन बिल पास हो गया है. सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. ठीक है, तो ये सारी जो है हमारी डेमोक्रेसी को, अगर हम इन लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो हमारी डेमोक्रेसी लेस इफेक्टिव हो जाएगी और बहुत ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस पूरे स्पेशल सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते थे, और उन्होंने हमारे वीकर सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी के लोग थे उनको रिजर्वेशन दिया, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स. नाउ अब जो एससी लोग हैं वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते थे, और बाकी जो यहाँ पर आपको एसटी लोग दिखेंगे वो अपनी ट्राइब्स के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते थे. करंटली लोकसभा में 84 सीट्स रिजर्व है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 47 सीट्स रिजर्व है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, एज पर द डेटा ऑफ 26 जनवरी 2019. ये प्रोपोर्शन टोटल पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है. सो ये हम लोगों को बिल्कुल भी, हम इसको कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते. ये जो सिस्टम था रिजर्वेशन का, ये लेटर ऑन डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल तक भी वीकर सेक्शन को दिया जाने लगा. इवन पंचायत जो कि रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं वहां पर भी ओबीसी एंड अदर, जो जिसको अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, उस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाने लगा. ऑब्वियसली जो प्रोपोर्शन है सीट्स का, ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑब्वियसली. सिमिलरली जो 1/3 सीट्स हैं रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में, वो महिलाओं के लिए आरक्षित है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. अभी लोकसभा इलेक्शंस में भी ये बिल पास हो गया जो पहले नहीं था. तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है वोटर लिस्ट. तो जब हम लोग, बच्चे लोग, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड कर लेते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड कर लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो एक होता है वोटर्स की लिस्ट बनाने के लिए. सो जो नेक्स्ट स्टेप जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि शायद कोई पीछे तो नहीं छूट गया है. एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में एक लेजिट लिस्ट बनाई जाती है जो कि बहुत पहले डिसाइड हो जाती है. दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट. यानी कि ये हम जो आम जनता होती है उनके लिए जो लिस्ट बनाई जाती है उस चीज़ का यहाँ पर जिक्र होता है. ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम अपनी इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाएं ताकि चीज़ें फ्री और फेयर तरीके से हमको देखने को मिले. हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए. जस्ट इमेजिन कि बच्चों लोग, विमेन बहुत सारी सोसाइटी की लिस्ट में ही नहीं है, तो दे कैन नॉट डू दी वोटिंग. तो वोटिंग से पहले एक वोटर लिस्ट बनाई जाती है. बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट हो जाते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट बनाई जाती है कि एक्चुअल में कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग वोट दे सकते हैं, हु आर एक्चुअली, जो अभी पिछले 5 साल में ही 18+ हुए हैं,
ठीक है, तो ये लिस्ट हमेशा बनाई जाती है और कोई भी इस लिस्ट में जिसका नाम ना छूट जाए वो भी ध्यान रखा जाता था। सो लोग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर होते हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता है, कोई बहुत काइंड होता है, कोई बहुत नहीं काइंड होता है। तो सब लोगों को फिर भी इक्वालिटी का अधिकार होता है और उनको यहाँ पर एक वोट का अधिकार ज़रूर मिलता है। सो जहाँ पर हमारी कंट्री की बात करें तो जो भी इंसान 18 अबव है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और उसका नाम डेफिनेटली वोटर्स लिस्ट में ज़रूर आएगा। तो अब आप अपने पेरेंट्स से ये मत बोलना कि क्या मेरा नाम है वोटर्स लिस्ट में, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि अभी आप 18 प्लस नहीं हुए हो। तो जो भी इंसान 18 प्लस है उसके पास अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या जेंडर से बिलोंग करता हो। कुछ क्रिमिनल एंड कुछ ऐसे लोग जिनके खिलाफ कुछ केस चल रहे होते हैं, जो थोड़े से माइंड से अनसाउंड होते हैं, उन लोगों को अधिकार नहीं होता है, रेयर सिचुएशंस में ही उनको अधिकार दिया जाता है। सो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वोटर्स लिस्ट में एलिजिबल कैंडिडेट का ही नाम ले, ताकि इसमें कोई धांधली का प्रकोप हम लोगों को ना देखने को मिले। वहाँ पर एज मेंशन होती है, नाम, आपका एड्रेस, वो सारी चीज़ें। अगर आप मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। हर 5 साल बाद ये रिवाइज होती है। एक छोटू सा जो है यहाँ पर पेपर प्रोवाइड करा जाता है और आपको यहाँ पर एक नया सिस्टम भी देखने को मिलेगा जो कि एपिक कार्ड होता है, विच इज़ नोन एज इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। भले ही आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दे रहे हो, बल्कि आप जब आप वोट देने जाओगे तो आपको कार्ड कैरी करना पड़ेगा। अगर आपका नाम है वोटर लिस्ट में तो आपको कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता है, बट अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वोट नहीं दे पाओगे। वो फिर आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने एक सिटीजनशिप का रोल प्ले नहीं करा। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चे लोग, वो होता है नॉमिनेशन फॉर द कैंडिडेट। चलो हमने वोटिंग वाले लोगों को तो रेडी कर लिया, बट वो वोट किसके लिए करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एंड दैट इज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। तो जब हम डेमोक्रेटिक वे में सारी चीज़ें करते हैं तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जो भी इंसान भारत का सिटीजन है वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, और कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो आपको मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। वोटिंग के लिए 18 प्लस होनी चाहिए, बट अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप बहुत यंग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उसी के साथ साथ जो लोगों क्रिमिनल केसेस हैं वो वहाँ पर नहीं नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है, उनका एक पॉलिटिकल सिंबल होता है, सपोर्ट होता है, और वो पार्टी का टिकट भी कहता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि यहाँ इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से XYZ पर्सन को टिकट मिल गई है, तो वहाँ से उस पार्टी का चुनिंदा उम्मीदवार है और वही एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट है। आप चाहें तो उसके लिए वोट करें, नहीं तो आप किसी भी दूसरी पार्टी के लिए वोट कर सकते हैं। तो आप जब भी इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो बच्चे लोग आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको कुछ मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा भी करनी पड़ेगी। और एक रिसेंटली नया सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर जो है लगाया गया है, वो ये है कि जो भी कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करना चाहता है, इलेक्शंस में उम्मीदवार बनना चाहता है, उसको कुछ चीज़ें अपनी सबमिट करनी पड़ेंगी। जैसे कि उसके खिलाफ कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस तो पेंडिंग नहीं है, उसके पास कितनी दौलत है, धन दौलत उसको मेंशन करनी रहेगी, और उसकी फैमिली में कितना पैसा का रोल है वो भी उसको बताना पड़ेगा, और इवन उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बतानी पड़ेगी। ऑल्दो बच्चे लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारे लीडर्स होते हैं उनको पढ़ा लिखा होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर डिमांड नहीं मांगी जाती है, बट अगर इंसान पढ़ा लिखा है तो और अच्छी बात क्या हो सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दिखाई जाती है और वोटर्स को अच्छे से ये पता चल जाएगा कि वो किस इंसान को यहाँ पर चुनना चाहते हैं, तो उसको उसके बारे में सारी डिटेल्स अप फ्रंट में पता होनी चाहिए। जब इंसान यहाँ पर किसी भी इंसान को यहाँ पर नॉमिनेट कर लिया जाता है तो फिर उसके ऊपर आती है जिम्मेदारी, और वो होती है इलेक्शन कैंपेन की, जो कि अभी हरियाणा में चलाया था इलेक्शन कैंपेन। और क्या बोला था देवीलाल जी ने, जल्दी से याद करो। उन्होंने बोला था कि अगर वो जीत जाते हैं, जगह जगह जाके वो नारे लगाते हैं कि अगर मैं जीत गया तो मैं बाकी सारे लोन सबके माफ़ करा दूंगा। तो मेन पर्पस इलेक्शन का यही होता है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट को, जो भी पॉलिसीज को वो लोग प्रेफर करते हैं, वो फ्री और ओपन तरीके से हो, वो जो भी चाहते हैं वो खुलेआम हो। जैसे कि बीजेपी पार्टी बहुत ही खुलेआम बोलती है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आने वाली है, वो राम मंदिर बनवाने वाली है, और बहुत सारी चीज़ों को उसने करके भी दिखाया। सो वो इलेक्शन कैंपेन्स में इन सारी चीज़ों को बोलती है। कांग्रेस की बात करें तो वो सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट, एक सोशलिस्ट सोसाइटी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और अमीर और गरीब के डिफरेंसेस को मिटाने की बात करती है। तो वो अपने अलग अलग कैंपेन्स चलाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो कैंपेन चलाए जाते हैं वो 2 वीक पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट और जो पोलिंग डेट होती है उससे पहले ही हो जाता है। आप 2 हफ्ते बाद कुछ भी नहीं कर सकते, वो एक शांत बैठने का समय होता है, और ये सारा ड्यूरिंग दिस पीरियड आप अपने
वोटर से कांटेक्ट करते हैं, घर घर जाके नारे लगाए जाते हैं, आप लोगों से मिलते हो, मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं लोग और अपनी सारी बातें सपोर्टर्स को समझाते हैं कि जब हम नेक्स्ट ईयर आएंगे तो बच्चों को लैपटॉप्स देंगे, हम नेक्स्ट ईयर आएंगे तो बच्चों को स्कूटी देंगे, और वो किसी भी तरीके से हो सकता है। और उस पूरे समय पर न्यूज़पेपर इलेक्शंस के ही जो है सारी चीज़ें दिखाता है, इवन न्यूज चैनल्स में भी यही बातें चलाई जाती हैं। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली, वो बहुत ही पहले से ही इलेक्शन कैंपेनिंग करने लग जाते हैं। इस पूरी की पूरी जो है चीज़ों को देखते हुए हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी प्रीवियसली कर चुकी हैं और वो उस बेसिस पर जीत भी चुकी है। जैसे कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल है कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के स्लोगन की गरीबी हटाओ। ये जो पूरा का पूरा स्लोगन था इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि 1971 के लोकसभा इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल तरीके से यहाँ पर इंदिरा गांधी की पार्टी जीत गई थी। अगर हम 1977 की बात करें तो सेव डेमोक्रेसी, जो कि उस समय कुछ फ्रेगमेंटेड चीज़ें हो रही थी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, तो यहाँ पर जनता पार्टी का लीडरशिप थी जयप्रकाश नारायण जी की और सेव डेमोक्रेसी के नारे लगाए गए थे। पार्टी ने प्रॉमिस करा था कि जो भी चीज़ें अभी हुई वो उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल में 1917 में अगेन लैंड टू द टेलर का स्लोगन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। उसी के साथ साथ बच्चों लोग अगर हम यहाँ पर बात करें तेलुगु देशम पार्टी 1983 की, प्रोटेक्ट दी सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। ये एग्जाम्पल शायद आपको थोड़े पुराने लग रहे होंगे बट एक स्लोगन आपको ज़रूर याद होगा, हर घर मोदी सरकार। घर घर मोदी सरकार भी बहुत लोग इसको बोलते हैं। सो दिस वाज वन स्लोगन जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है या बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो जाता है और लोग उसको अपना चाह के भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, और ये स्लोगन बहुत ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन्स में काम आता है। इन डेमोक्रेसी इट इज बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट फ्री, वो अपने इलेक्शन में जो चाहे करें, बट समटाइम्स थोड़ा रेगुलेशन उनको चाहिए होता है। बस यहाँ पर इलेक्शन कमीशन यही देखती है कि वो एक तो बहुत ज़्यादा पैसा और वोटर्स को डराए धमकाए नहीं, वो लोगों को धर्म और जाति के आधार पर वोट ना मांगे, वो यहाँ पर गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना करे, और वो अपने अगर लोकसभा के इलेक्शन है तो उसमें 50 लाख से अधिक पैसा खर्च ना करे, और अगर यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है तो वो यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा खर्च ना करें, बट होता उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें होते होते कुछ मोड ऑफ कंडक्ट भी यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन्स में चलाए जाते हैं कि आप किसी जगह पर जाके पूजा पाठ का जो है इलेक्शन प्रोपोगेंडा नहीं चला सकते हो, आप गवर्नमेंट जो सरकारी व्हीकल्स हैं इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से उनको यूज़ नहीं कर सकते हो, और एक बार इलेक्शन अनाउंस होने के बाद आप कोई नए प्रोजेक्ट भी नहीं अनाउंस कर सकते हो, बड़े पॉलिसी डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर सकते हो। फिर सारी चीज़ इलेक्शन होने वाली जब होती हैं तो फाइनल डे आ जाता है। अभी तक नॉमिनेशन भी हो चुका है, वोटर लिस्ट भी तैयार है और सब लोग यहाँ पर रेडी हैं। तो फाइनल जो हमारा डे होता है वो है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ डेट। जो फाइनल स्टेज है जब लोग जाते हैं इवेंचुअली, जिसको इलेक्शन डे कहा जाता है, वोटर्स जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है वो पोलिंग बूथ में जाते हैं। मान लीजिए हरियाणा में ये इलेक्शन हो रहे हैं और लोग जा रहे हैं और भर भर के जो है बहुत सारे सरकारी स्कूल, सरकारी ऑफिस में ये बूथ लगाए जाते हैं अंडर दी कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। आपके यहाँ पर एक फिंगर पर निशान भी लगा दिया जाता है ताकि आप दोबारा वोट ना दे दें। ठीक है, तो उसी के साथ साथ बच्चे लोग जो एजेंट होते हैं वो वहाँ पर साइड में ही बैठे होते हैं कि सब कुछ जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अर्लियर यहाँ पर बच्चे लोग बैलेट पेपर पर स्टैंप लगा के दिया जाता था। धीरे धीरे यहाँ पर बैलेट पेपर को जो है रिप्लेस करके ईवीएम मशीन से यहाँ पर आ गई हैं, जिसमें कि वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड हो जाती थी। कैंडिडेट अपने जो भी पार्टी सिंबल था उसके सामने का बटन दबा देता था। वोटिंग मशीन कैसी दिखती है, आई विल पुट द पिक्चर ओवर है तो आपको समझ आएगा। आप अपना बटन दबाइए और आपका वोट काउंट हो जाएगा। जब पोलिंग हो जाती थी तो ईवीएम को सील करके एक सेफ प्लेस पर ले जाया जाता था। कुछ समय बाद उस ईवीएम से में जो भी वोटिंग नंबर होते थे उनको खोला जाता था और वोट्स को काउंट करा जाता था। सारे जो भी एजेंट्स होते थे, पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स होते थे, वहीं पर होते थे ये देखने के लिए कोई धांधली तो नहीं हो रही है। और जनरल इलेक्शन में काउंटिंग ऑफ वोट बहुत समय लगता है। ठीक है, अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग होती है वो तभी के तभी शुरू हो जाती है और न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन में ये रिपोर्ट पूरी की पूरी लाइव टेलीकास्ट टीवी होती है और फिर वहां पर एक क्लियर तरीके से पता चल जाता है कि किसकी सरकार बनने वाली है। तो ये हमारा टॉपिक था कि कैसे पूरा का पूरा सिस्टम इलेक्शंस का होता है।
बट इंडिया में हम अपने इलेक्शन सिस्टम को कैसे डेमोक्रेटिक बनाते हैं, वो सारी चीज़ है। वैसे तो बहुत सारी इनफेयर प्रैक्टिसेस हम अपने इलेक्शन सिस्टम में देखते हैं, जैसे कि बहुत बार गलत नाम होता है, जेन्युइन नाम नहीं होता है। बहुत लोग जो हैं अपने नाम को 1-2 बार रिपीट भी करा लेते हैं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि ट्रैक रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बार गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ करा जाता है, अमीर लोग ज़्यादा पैसे का दबदबा दिखाते हैं, और बहुत जगह पर रिगिंग भी होती है, यानी कि धांधली बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए वजह लोग हमने एक सॉल्यूशन निकाला प्रॉब्लम का, और वो था इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ये एक ऐसे कमीशन है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, और इसके आने से, इलेक्शन कमीशन के आने से, सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे कि जुडिशरी इंजॉय करती है, वैसे ये इंजॉय करती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और इनको अपॉइंट करने के बाद इनको आंसरेबल सिर्फ प्रेसिडेंट और या फिर सरकार को ही होना है। अगर रूलिंग पार्टी इनको कुछ भी मर्जी से करवा नहीं सकती वर्चुअली, ये जो हमारे इलेक्शन कमीशन के चीफ होते हैं इनको हटाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है। इलेक्शन कमीशन के कुछ पावर्स को यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो सारे के सारे इलेक्शंस में जो भी चीज़ें अनाउंसमेंट से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट को सारी चीज़ों को ट्रैक करता है, कोई धांधली तो नहीं हो रही है। कोड ऑफ कंडक्ट पनिशेस जो लोग उसका उल्लंघन करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस का उनको पनिशमेंट देता है। जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से इशू हैं, जुडिशरी की तरफ से इशू हैं, उनको देखता है कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, अगर वो सही बात बोल रहा है। इलेक्शन ड्यूटी पर जितने भी गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के लिए काम करते हैं, और ये सारी चीज़ों से इलेक्शन कमीशन और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। पिछले 25 सालों में इलेक्शन कमीशन ने इतनी ज़्यादा पावर देखी, और इवन उनकी पावर एक्सपैंड भी होती जा रही है। और बहुत सारी कॉमन बात है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन बहुत बार सरकार की चीज़ों से सहमत नहीं होती है। तो बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ पर ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होती तो शायद इतने अच्छे से हम लोग यहाँ पर इलेक्शन नहीं कर पाते। उसी के साथ साथ यहाँ पर अपने इंडिया में जो डेमोक्रेटिक होता है वो होता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। हम लोग अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं कि सच में क्या चीज़ें सही हैं, तो हमें देखना होगा कि कितने लोग लगभग यहाँ पर जो है वोट करने आ रहे हैं। तो एवरी ईयर हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर, यानी कि जिसको टर्नआउट कहते हैं, कि अगर आपने न्यूज़ में सुना हो कि इतने प्रतिशत लोगों ने वोट दिया, जितने ज़्यादा प्रतिशत वोट लोग देंगे उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव होगा। सो टर्नआउट जो है वो परसेंटेज दिखाता है कि कितने लोग एक्चुअली एलिजिबल हैं और कितने लोग एक्चुअली देने में आए। इंडिया में या तो एक्चुअल में सारी चीज़ें स्टेबल रही हैं या फिर वो ऊपर ही बढ़ती नज़र आ रही हैं। इंडिया में जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो ज़्यादा वोट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनको पता नहीं होता है कि क्या भला है और क्या नहीं, क्योंकि उनको एज अ वोट बैंक समझा जाता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इंटरेस्ट जो वोटर्स का होता है वो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बदलाव की एक भावना चाहती है और वो हर तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहती है। अगर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखें तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक शो करता है हमारे इलेक्शन सिस्टम को वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। यानी कि जो भी बच्चे लोग रिजल्ट आएगा वो डजंट मैटर इफ समबडी इज गोइंग टू लाइक इट और नॉट, वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर रूलिंग पार्टी हार भी जाती तो उसको अपना यहाँ पर हार स्वीकार करनी पड़ेगी। और इंडिया का आउटकम उसके बारे में बोलता है कि इंडिया का आउटकम ये कहता है कि इंडिया इतनी डेमोक्रेटिक देश है कि पिछले 25 सालों में लगातार कोई भी पार्टी स्टेट या नेशनल लेवल पर नहीं रही है, हमेशा पार्टियां हारती रहती हैं। जो भी अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में रेयरली जो है इंसान इलेक्शन हारता है, वो रिटायर हो जाता है बट हारता नहीं है। बट इंडिया में तो भाई आधे के आधे मिनिस्टर्स रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रॉमिस करते हैं वो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करते। इंडिया में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा बहुत लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से भी बिलोंग होते हैं, और वो अगर ऐसा करते हैं तो वो ज़्यादातर हार भी जाते हैं। डेटा यही दिखाता है। डिस्प्यूटेड चीज़ों में लोगों की जीत होती है, और लोगों की जीत चाहे लग रहा होगा कि कोई और जीतने वाला है, बट जो सच्चाई है वो लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। उसी के साथ साथ बच्चों लोग कुछ चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं हमारे फ्री और फेयर इलेक्शन को देखते हुए। जैसे कि हमारा एक सिंपल कंक्लूजन है कि हम लोग जितना भी कहें कि इंडिया में सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं, बट डेफिनेटली हमारे साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिससे पिछले 60 साल में हम बहुत ज़्यादा स्लो भी हैं, और वो चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। वो ये है कि कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज। देखो ये है कि बहुत बार श्योरिटी नहीं है कि पैसे वाला ही जीतेगा, बट डेफिनेटली उनके पास एक अपर हैंड होता है। वो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच पाते हैं, और छोटी छोटी पार्टीज जो डिजर्विंग होती है वो लोगों को पता भी नहीं होता कि एग्जिस्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो क्रिमिनल कनेक्शन लगते हैं वो दूसरों को रेस से बाहर कर देते हैं, डरा धमका देते हैं। ठीक है, तो पार्टी जो है वो टिकट उसी को देती है जो थोड़ा दबदबा दिखाता है। बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर अब जो हैं जिसको परिवारवाद कहते हैं वो चलाने की कोशिश करते हैं, और जो भी अपने फैमिली से रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा टिकट दिए जाते हैं।
वेरी ऑफ्टन जो ऑर्डिनरी सिटीजन है या जो आम जनता है उनको टिकट मिलता है, स्मॉलर और इंडिपेंडेंट पार्टी को तो कभी कुछ ज़्यादा बड़ी पार्टी बनने का मौका ही नहीं दिया जाता है। आप लोग कितनी पार्टीज़ के बारे में जानते हैं? इलेक्शन कमीशन ने 715 पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करा हुआ है, बट हम कितनी को जानते हैं? मेजरली कांग्रेस एंड बीजेपी में भी, या फिर उससे ज़्यादा जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये सारे चैलेंजेस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करते हैं, और इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें एक ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, एंड दैट इज़ द पार्टिसिपेशन फ्रॉम द सिटीजन्स। सिर्फ जो सिटीजन्स हैं यानी कि जो वोटर लिस्ट है, अगर वो अच्छे लोग आएंगे उसमें, तो हर चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हम इलेक्ट्रल सिस्टम में रिफॉर्म्स की डिमांड कर सकते हैं। हम जुडिशरी के बाहर बैठ के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं कि शायद हम पॉलिटिकल सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर टुडे। आई होप यू फाउंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आपको बाकी सारी क्लासेस भी मेरी चैनल पर मिल जाएंगी। सो बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।